Welcome to EVA Education. Please like, share, subscribe, and visit our website for more courses. Hello viewers, this is EVA Education and myself, Dr. Ashok Singh Yadav. We are going to study importance of botany. हम आज स्टडी करेंगे कि बॉटनी किसी स्टूडेंट को क्यों पढ़ना चाहिए, बॉटनी क्यों इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में, एंड बॉटनी एज अ करियर, बॉटनिस्ट एज अ करियर क्यों ऑप्ट करना चाहिए. बॉटनी एंड इट्स इम्पोर्टेंस. इसमें एक अच्छा फील्ड है, रिसर्च फील्ड भी है, और इसने बॉटनी ने किस तरह से रिसर्च फील्ड में किस तरह से अपना योगदान दिया है, इसके बारे में. बॉटनी ने क्या योगदान दिया है सेल बायोलॉजी में. सेल बायोलॉजी में क्या रोल प्ले किया है बॉटनी ने इसके डेवलपमेंट में. इससे पहले हम जान लेते हैं कि बॉटनी है क्या. तो इन क्लासिकल सेंस बॉटनी में जब ऑर्गेनिज्म का हमने क्लासिफाई किया था तो एकदम क्लासिकल सेंस में बॉटनी उन ऑर्गेनिज्म को हम एज अ प्लांट्स रिकॉग्नाइज करते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है. तो और बेसिकली शुरू में एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल क्लासिफाई किया गया सारे ऑर्गेनिज्म को. तो बेसिकली प्लांट्स वो सारे ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो फोटोसिंथेटिक है, उनको प्लांट्स माना गया. इसमें एल्गी को भी इंक्लूड कर लिया गया, लेकिन ये बॉटनी प्लांट्स की स्टडी को ही कहते हैं. लेकिन क्लासिकल बॉटनिस्ट फंगस को भी पढ़ते हैं, बैक्टीरिया को भी पढ़ते हैं, एल्गी को भी पढ़ते हैं, और हायर प्लांट्स ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको भी पढ़ते हैं. तो यूं ऐसा देखा जाए तो बॉटनी की एक ब्रॉड फील्ड है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे कि सेल बायोलॉजी में इसका क्या योगदान है. तो बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी वनस्पतियों के अध्ययन को हम बॉटनी कहते हैं. और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल है उसको भी शुरुआती दौर पे जैसे कि मैंने बता दिया है कि उसको प्लांट मान के स्टडी कर लिया है. ठीक है, तो शुरू करते हैं कि अगर अगर हम कोई भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट हों तो हम अगर बेसिक भी शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमको ये जानना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है. तो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट सेल है, और सेल की स्टडी बेसिकली हम ब्रॉड सेंस में कह रहे हैं सेल की स्टडी करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म. तो सेल की स्टडी करते हैं, उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं. अच्छा, तो इस सेल बायोलॉजी के फील्ड में या साइटोलॉजी के फील्ड में किस तरह से बॉटनी ने अपना रोल प्ले किया. तो जब शुरुआती दौर में हालांकि जब रॉबर्ट हुक को ये लगा कि कॉर्क कॉर्क से सब परिचित हैं शैंपेन की बोतल में, और आप किसी लैब में जाएंगे तो वहाँ पे भी बॉटल्स में कॉर्क यूज करते हैं. तो कॉर्क की एक खासियत होती है कि वो पानी में नहीं डूबता है. तो कॉर्क प्लांट प्रोडक्ट है, तो प्लांट ओरिजिन का है, वो प्रोडक्ट है. तो इसको इसके लिए स्टडी कर रहे थे रॉबर्ट हुक, और उन्होंने इसका एक थिन सेक्शन काटा और माइक्रोस्कोप जो कि उन्होंने खुद बनाया था उसके अंडर उन्होंने देखा. तो उन्होंने जिस तरह के स्ट्रक्चर देखे, उस हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखे, और मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस तरह का संरचना देखी,
और उसको उन्होंने नाम दिया सेल। तो फ्रॉम द वेरी बेसिक अगर हम बात करेंगे कि बॉटनी ने कंट्रीब्यूट किया कि सेल का कॉन्सेप्ट जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम वायरसेस को छोड़ दें तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेलुलर होता है, तो उसमें सेल होती है। तो ये एक क्वेश्चन है कि वायरस लिविंग होते हुए भी वायरस के पास सेल नहीं है, और जो वायरस है उसमें एक ही लिविंग कैरेक्टर है, वो रिप्रोडक्शन करता है जब वो सेल के अंदर होता है। तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी का, सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल का कॉन्सेप्ट ही प्लांट स्टडी, प्लांट प्रोडक्ट या कॉर्क के स्टडी के दौरान रॉबर्ट हुक ने दिया दुनिया को। तो इस तरह से एक सिग्निफिकेंट हो गया। तो ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने सेल वॉल देखी थी। तो ठीक है, आइए अब जब सेल वॉल भी रॉबर्ट हुक ने सेल वॉल देखी थी, तो सेल वॉल देखी थी। सेल वॉल बनी किससे होती है? बेसिकली किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ लिया जाता है कि सेल वॉल किससे बनी होती है। सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। अ, तो सामान्य रूप से तो एकदम ये आंसर सही है, लेकिन सेल वॉल में सेलुलोज के अलावा भी कई चीजें होती हैं। अगर इसको और अच्छे से समझा जाए तो सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल्स होती है, और ये पैक्टिन के जेल में सेलुलोज की माइक्रोफाइब्रिल होती हैं, और इसको हेमिसेलुलोज और ग्लाइकोप्रोटीन जो है बाइंड करके इसको मजबूती प्रदान करती है। तो सेल क्या है या सेल वॉल क्या है? तो बेसिकली जो प्लांट सेल है वो सेलुलोज की बनी होती है, और हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा। और जो पैक्टिन है वो जैसे सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाती है। तो अगर मान लीजिए हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स के अंदर सेल से पूरा प्लांट बना है। तो जैसे हम लोग के घर में होती है, घर में ब्रिक या ईंट से पूरा घर बना होता है, तो बीच में सीमेंट होता है जिससे कि ईंट जुड़ती है। तो सेल वॉल में पैक्टिन ये काम करता है, जिससे कि ये सीमेंटिंग का काम करता है। तो दो सेल के बीच में वो सीमेंटिंग का काम करता है पैक्टिन। तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि सेल वॉल किससे बनी होती है? वो सेलुलोज से बनी होती है। और सीमेंटिंग मटेरियल क्या है? पैक्टिन। ये एक कंट्रीब्यूशन है। दूसरा कंट्रीब्यूशन सेल का कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी सेल है, ठीक है, तो हम ये बना लेते हैं कि ये सेल वॉल, और सेल का कॉन्सेप्ट बॉटनी से है। दूसरा न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट भी, सेल में ही न्यूक्लियस की खोज भी, या ये जो हमको पता चला साइंटिफिक वर्ल्ड को कि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस होता है, ये भी बॉटनी की स्टडीज से ही पता चला। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की भी प्लांट सेल में ही खोजा था। तो ये भी बायोलॉजी को, सेल बायोलॉजी, बॉटनी को सेल बायोलॉजी की गिफ्ट है एक तरह से, कि देखिए बॉटनी की स्टडी हुई और सेल बायोलॉजी की फील्ड को कैसे ब्रॉड किया हमारे प्लांट्स के स्टडी ने या बॉटनी की स्टडी ने। तो अब ये देखा जाए कि सामान्यतः कई लोग इसी सेल वॉल के वजह से इसको एज अ बढ़िया स्पेसमैन नहीं मानते हैं, बढ़िया स्पेसमैन या बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल नहीं मानते, कि वो सोचते हैं कि जो ज़्यादातर काम होता है वो एनिमल्स पे किया जाता है, या एनिमल या ह्यूमन के वेलफेयर के लिए किया जाता है। तो सेल के ऊपर तो सेल वॉल है, तो वो जो कि एनिमल में ऐसा नहीं पाया जाता है। और भी चीज़ें हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट प्लांट सेल में नहीं होता है, जबकि एनिमल सेल्स में होता है। तो यानी कि सेल स्केलेटन लेवल पे भी डिफरेंसेस है। तो इसको एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म नहीं चुना जाता है। लेकिन अगर हम बेसिकली बात करें तो जो हमारी बोन है वो भी
एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ही है। जैसे कि सेल सिक्रीट करके सेल वॉल बनाता है, वैसे ही बोन भी है। बोन भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ही है जो कि सिक्रेशन से बन रहा है। और आपका जो काइटिन एनिमल्स में है वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो सेल वॉल की स्टडी करके किस कैसे ये सेल वॉल बनी है, कौन सा एक्स्ट्रा सेलुलर पाथवे इसमें काम आता है, तो हम उस बात को समझ सकते हैं। तो ये एक ओपन क्वेश्चन है। और भी इसके अंदर जैसे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, जो प्लांट्स में है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ह्यूमन सेल में भी न्यूरॉन है, उसमें भी अ, ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रेजेंट नहीं है। तो हम वो उन सेल्स में भी स्टडी कर सकते हैं कि कैसे डिवीजन हुआ। मसल सेल में भी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर नहीं है। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि प्लांट सेल में भी ये नहीं है। तो हम ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि डिवीजन या इस तरह की कोई चीजें किस तरह से मसल में होती हैं, तो हम उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हुई कि सेल बायोलॉजी, बॉटनी ने कैसे कंट्रीब्यूट किया सेल बायोलॉजी में। अब आगे चल के हम इसके कुछ इम्पोर्टेंस देखते हैं कि प्लांट्स के क्या इम्पोर्टेंट है। बेसिकली अगर हम देखें तो प्लांट्स ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये इतना वाइड, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एंजियोस्पर्म पे फोकस करते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन पहले हम लोग एंजियोस्पर्म पे फोकस कर लेते हैं। ऐसे सभी प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट लगते हैं, वो एंजियोस्पर्म होता है। जैसे मेंजिफेरा इंडिका, आम, पायरसमेलस, सेब, ये जिसमें भी प्लांट में फ्लावर्स हैं और फ्रूट लगे वो एंजियोस्पर्म है। अच्छा, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर अगर एंजियोस्पर्म या प्लांट्स हैं ह्यूमन के लिए, तो एज अ फूड टिम्बर को आप रिप्लेस कर सकते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स से, प्लास्टिक से, आयरन से, लेकिन फूड जो है आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। एनिमल से हमको फूड प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर टोटल कैलोरी अगर वर्ल्ड की देखी जाए तो 85% कैलोरीज पर पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए वो प्लांट से आती है। और वीट, राइस, मेज, ट्रिटिकम एसेटाइवम वीट, ओराइजा सेटाइवा राइस। तो वीट, राइस और मेज ये तीनों मोनोकोड है, एंजियोस्पर्म है और मोनोकोड है। मोनोकोड इस तरह के प्लांट्स हैं जिसके अंदर एक कोटिलेडोन होता है और उनके फ्लावर ट्राइमेरस होते हैं। यानी कि अगर आप उनके कैलिक्स और कोरोला को देखेंगे तो उसमें सेपल्स और पेटल्स 3 या 3 के मल्टीपल में होंगे। तो 85% फूड आपको इनसे मिल जाता है। पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म के जो सीड्स हैं और पर्टिकुलरली जो एंजियोस्पर्म के सीड्स हैं वो और फ्रूट्स, इसके अंदर फूड मटेरियल प्लांट्स स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि जितना वो फूड प्रोड्यूस करते हैं वो तुरंत उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वो फ्यूचर के लिए उसमें स्टोर करके रखते हैं, सीड्स में, फ्रूट्स में, लीव्स में, तो स्टेम में अपने। तो ये उसमें भी सीरियल्स जो है, सीरियल्स, नट्स, सीरियल्स, नट्स एंड पल्सेस जो हैं वो मेन सोर्स हैं। इसके अंदर मॉइस्चर भी कम होता है, तो इनकी शेल्फ वैल्यू या स्टोरेज वैल्यू भी ज़्यादा होती है। हाँ,
इसी तरह से अगर एनिमल प्रोडक्ट देखा जाए तो उसको स्टोर करना थोड़ा मुश्किल है, प्लांट से मुश्किल है, तो इसलिए ये लंबे समय तक स्टोर किए जा सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि सीड्स, ग्रेन्स से किस तरह से हमको एंजियोस्पर्म इम्पोर्टेंट फूड्स देते हैं। अब यह इम्पोर्टेंट फूड देता है, अब इसके आगे हम जब बात करेंगे कि सिर्फ इसके सीड्स या फ्रूट से ही हमको फूड या न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। अगर हम बात करें कि स्टेम है या ट्यूबर, आलू, सोलेनम ट्यूबरेसम, बल्ब, आपकी अनियन और गार्लिक, ये बल्ब है, इससे स्टेरॉइड्स मिलता है हमको। आलू से हमको स्टार्च मिलता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सोर्सेस हैं। रूट्स, अगर आप कैरेट है, कैरेट आपका गाजर, वो रूट है और वो भी सोर्स है फूड का। इसकी स्टोरेज दूसरे ग्रेन से कम है, ग्रेन्स पल्सेस से कम है, लेकिन ये भी अच्छे सोर्स है। और राइस एंड व्हीट तो स्टेपल फूड है। वर्ल्ड में लगभग 80% कैलोरी इन्हीं स्टेपल फूड से आती है। और आगे जब हम राइस और इसके अलावा भी हम बात करें तो जो प्लांट्स की लीव्स है, प्लांट्स की लीफ है, पत्तियां हैं, उसके अंदर हमको विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। तो इनकी सेल्फ वैल्यू तो ज़्यादा नहीं होती, इनको ज़्यादा देर स्टोर तो नहीं कर सकते, लेकिन हमको उनसे विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाता है, मिनरल सॉल्ट्स मिल जाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। फूड के अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें, फूड्स के अलावा भी या फूड के अलावा सॉरी फूड के अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो मेडिसिन मेडिसिन में अगर आप बात करें कि कुनेन फेमस मेडिसिन है, जो प्लांट प्रोडक्ट ही है। आप तुलसी, ये मेडिसिनल प्लांट है, ये भी और एट्रोपा बेलोडिना जिससे एट्रोपिन मिलता है। तो ओपियम या अफीम, ये भी ओपियम या अफीम या मॉर्फिन जो है ओपियम प्रोडक्ट है, ये भी प्लांट है। तो मेडिसिनल वैल्यू भी है प्लांट्स की। देखा जाए तो 300,000 प्लांट स्पीसीज है वर्ल्ड में, और केवल 2% स्पीसीज का ही इस्तेमाल हमने अभी तक उनके मेडिसिनल पर्पस से किया है। तो अभी बहुत सारा स्पेस बाकी है रिसर्च के लिए, कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि बाकी प्लांट स्पीसीज किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है मेडिसिन में, क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है और मेडिसिन और फूड हमको चाहिए, तो दैट्स ये एज अ मेडिसिन भी प्लांट काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, और इस तरह से वो इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। अगर इसके अलावा बात करें तो वो एनवायरमेंट के लिए भी, एनवायरमेंट बैलेंस के लिए भी प्लांट्स काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। जो पहले एल्गी या शुरुआती प्लांट्स आए और उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, तो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ में आ गया। तो ये ऑक्सीजन रिच यानी फोटोसिंथेसिस, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के कार्बोहाइड्रेट बनाया गया और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन के रूप में मिला। तो लाइफ को आगे नर्चर करने के लिए ये काम प्लांट्स का बायोडाइवर्सिटी के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि एकमात्र
जो बेसिकली जो टोटल अर्थ में इकोसिस्टम को जो भी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो प्लांट्स ही देते हैं। तो प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं। एल्गी भी उसमें रोल प्ले करता है। तो एल्गी एंड ऑल द प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब प्रोड्यूसर्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में। तो अच्छा, तो ये प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं और ये बाय प्रोडक्ट देते हैं ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस के बाद। और बाकी जो हम अपने मेटाबॉलिज्म से CO2 प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉप्स जो है मेटाबॉलिज्म से CO2 प्रोड्यूस करते हैं, और इस CO2 को प्लांट यूटिलाइज कर लेता है और कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है, तो और ऑक्सीजन आपको देता है। तो इस तरह से CO2 की बढ़ती मात्रा को ये कंट्रोल करते हैं। तो एक तरह से अगर CO2 अगर अधिक भी हो रही है, ज़्यादा भी हो जाती है, तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो CO2 उसको तो प्लांट्स उसको चेक रखते हैं कि CO2 ज़्यादा ना हो पाए हमारे एनवायरनमेंट में। तो इस तरह से ये इकोलॉजिकल बैलेंस का भी काम करते हैं। अगर सिर्फ गैसियस इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं करते हैं, वो किसी भी जगह, जैसे एक्वाटिक एनवायरनमेंट में प्लांट, तो वहाँ पे लाइफ गिविंग ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म या को वो ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वो एक्वाटिक प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एक्वाटिक एल्गी एंड एक्वाटिक प्लांट्स से मिल जाती है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम को भी ड्राइव कर रहा है ये ऑक्सीजन से। तो इस तरह से वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सिर्फ वाटर, एयर में ही प्लांट अपना रोल, सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। अगर सॉइल पॉल्यूटेड हो तो प्लांट्स सॉइल पोल्यूशन को चेक कर सकते हैं फाइटो रेमेडिएशन से। वो पोल्यूशन को चिलेट कर सकते हैं, पॉल्यूटिंग एजेंट को चिलेट कर सकते हैं, उसको अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तो इससे इस तरह से क्या होता है कि वो सॉइल में पॉल्यूटिंग एजेंट ज़्यादा फैल नहीं पाते हैं, और बाय द फाइटो रेमेडिएशन प्लांट्स सॉइल को भी सॉइल का बैलेंस भी बनाए रखते हैं। उसमें चाहे पेट्रोलियम हो, अगर सॉइल में पेट्रोलियम के कारण और दूसरे हैवी मेटल टॉक्सिसिटी से के कारण अगर सॉइल पोल्यूशन हो गया है, तो प्लांट्स फाइटो रेमेडिएशन, चिलेटिंग एंड उनको और भी ऐसे सब्सटेंस वो प्रोड्यूस कर देते हैं कि वो मूव नहीं कर पाए सॉइल में नीचे। तो इसको फाइटो रेमेडिएशन की तरह सॉइल का आप सॉइल पोल्यूशन से भी बच सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो प्लांट एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ में, एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए। ये ये सारी जो चीजों से इतर, अगर हम क्लासिकल बॉटनी में भी आए, क्लासिकल बॉटनी में जिस तरह से मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं शुरुआत में, जिसमें भी सेल वॉल था, सबको प्लांट मान लिया। तो इस तरह से फंगी या फंगस, एल्गी, इसमें भी सेल वॉल होती है। फंगस में काइटिन की बनी सेल वॉल होती है, एल्गी में सेलुलोज की बनी सेल वॉल होती है। तो कवक में और शैवाल में भी सेल वॉल होती है। और अगर इनको डिफाइन किया जाए तो ये दोनों ही थैलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म है। एल्गी में का शरीर थैलस होता है, लेकिन इसके पास क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सॉरी, फंगस का सेल वॉल जो है, सेल जो होता है वो थैलोफाइटिक होता है, और इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकता है, तो उसको फंगस कहते हैं। ये हेटेरोट्रॉफिक है।
तो लेकिन इसका सेल वॉल काइटिन है, ये अब जो है प्लांट से अलग कर दिया गया है, क्योंकि इवोल्यूशनरी इवोल्यूशनरी लाइन से ये प्लांट से अलग है ही है, ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, और फाइलोजेनेटिक भी अलग है। लेकिन शुरुआत में बॉटनिस्ट इसकी स्टडी करते थे, तो बॉटनिस्ट अगर स्टडी करते हैं तो हम बॉटनी का इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं तो इनको छोड़ देना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। तो पहली जो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो एंटीबायोटिक करते हैं, और पहली एंटीबायोटिक ड्रग पेनिसिलिन फंगस से ही मिली थी हमको। तो फंगस भी या बॉटनी की स्टडी से ही हमें बैक्टीरिया से लड़ने के लिए या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए हमको एंटीबायोटिक ड्रग मिली है। तो पेनिसिलिन किसी भी बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देता है। इसमें क्रॉस लिंक नहीं बन पाते हैं। पेप्टिडोग्लाइकॉन जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है, और पेप्टिडोग्लाइकॉन एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, नैम और नेग, दो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स से बना होता है, और ये इनका पॉलीमर नैम और नेग का पॉलीमर है। ये इससे सेल वॉल उसकी बनी होती है, लेकिन नैम और नेग क्रॉस लिंक आपस में जुड़े होते हैं, तो ये क्रॉस लिंक नहीं होने देती है, और सेल वॉल को पेनिसिलिन क्रॉस लिंक्स नहीं बनने देती है और सेल वॉल को डैमेज कर देती है बैक्टीरिया के लिए। तो इस तरह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये बॉटनी की स्टडी करने वाले बॉटनिस्ट फंगस की भी या माइकोलॉजी की स्टडी भी करते हैं। अब ये एल्गी, फंगस और बैक्टीरिया की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। इसके लिए अलग ब्रांच है, एंड फंगस की स्टडी के लिए तो माइकोलॉजी एक अलग ब्रांच हो गई है, स्टडी ऑफ फंगस माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। तो इस तरह से ये रोल प्ले करता है। अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी की रिसर्च जो फोटोसिंथेटिक रिसर्च है, इसमें मेल्विन कैल्विन ने फोटोसिंथेटिक रिसर्च की कार्बन किस तरह से कार्बन का फिक्सेशन होता है फोटोसिंथेटिक क्लोरोप्लास्ट में, तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड भी बॉटनी की फील्ड से लोगों ने जीते हैं। तो एज अ रिसर्च मटेरियल भी ये आपके लिए सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा अगर हम वायरस की बात करें, वायरस केमिकली न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलके बना होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए होता है। दोनों एक साथ कभी नहीं होता वायरस में, डीएनए या आरएनए और प्लस प्रोटीन। प्रोटीन जो है, प्रोटीन वायरस के ऊपर किसी वायरस में पाया जाता है, और ये डीएनए और आरएनए को ढके रहता है। इसको उसको कैप्सिड कहते हैं, कि ये आरएनए और डीएनए उसमें क्लोज रहता है। तो इसीलिए वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। अब ये बॉटनी की बात करते करते अचानक मैं वायरस की बात क्यों करने लगा? क्यों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहला वायरस जो खोजा गया था वो टबैको में खोजा गया था, तंबाकू में, और टबैको मोज़ेक वायरस। और जो टबैको मोज़ेक वायरस है, जो टबैको मोज़ेक वायरस को एक्सट्रैक्ट भी किया वो स्टेनले ने किया। और कोरोना आप देख ही रहे हैं कि कितना कोरोना वायरस कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है इस समय, और वायरसेस भी सिग्निफिकेंट है। तो ये एक ब्रीफ सी कोशिश थी मेरी कि बॉटनी क्यों स्टडी करना चाहिए, बॉटनी क्यों ऑप्ट करना चाहिए, और बॉटनी किस तरह से ह्यूमन वेलफेयर में रोल प्ले कर रहा है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक बटन को हिट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।